देखो मैं कहता हूँ कि सर्च करो, सर्च करना तो अच्छी बात है, आता है, लेकिन एक कहावत में कहा गया है कि नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, कहीं भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। कॉपी पेस्ट के चक्कर में आपको नुकसान हो जाएगा। आपने वहाँ कॉपी पढ़ा देखा, उसको आप यहाँ अपने लैंग्वेज में टाइप कीजिए, कुछ तो थोड़ा बहुत याद हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल इतना मत कर लीजिए कि वहाँ से जस्ट सेलेक्ट किया कॉपी, यहाँ जस्ट सेलेक्ट किया पेस्ट, ना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज़ ही मायने है ना। अगर वही चीज़ वहाँ आपने सर्च किया होता और पढ़ लेते, और पढ़ के अगर यहाँ टाइप करते तो कुछ अपने दिमाग से टाइप होता, सेंटेंस आगे पीछे होता, उससे कुछ दिमाग में फिट हो, है ना। तो ऐसा काम किया करो तो भी कोई बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट परफॉर्म ऑन अ सीरम सैंपल। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, आपके आंसर देख लेता हूँ, फिर मैं इसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। रचना नेपाली लिखते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर अपलोड सारे एमसीक्यू वीडियो आपके देखती हूँ नेपाल से। चलिए वेरी गुड बच्चे, आपको बेनिफिट हो यही हमारी कोशिश है। सौरभ तिवारी लिखते हैं, सर थ्योरी नहीं पढ़ाते, बेटा सारे क्लासेस पढ़ाते हैं, सारे क्लासेस नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे प्रिपरेशन होगा, सब कुछ आपको पढ़ेगा, कितनी बार एक ही चीज़ को पूछोगे तुम लोग। किरण मलिक ए लिखते हैं, असलम खान अलकैफ मोहम्मद असलम ए लिखते हैं, ए जयश्री मिश्रा बी लिखते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हुआ है बच्चों, लेकिन बहुत बच्चों ने ए करेक्ट आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ने पूछा था, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, नीचे जो कुछ टेस्ट के नाम दिए गए इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो सीरम सैंपल से परफॉर्म नहीं किया जाता है। बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन मैं अगर पूछ दूँ कि वाई, तो उस वाई का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, थोड़ी देर में पढ़ लूँगी। वाई बिकॉज ऑफ हमें पता चलना चाहिए ना आपने क्यों ये आंसर टिक किया है, तुक्का तो नहीं मारा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए फ्लोटिंग फैक्टर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर ए। फ्लोटिंग फैक्टर जो है, एक टेस्ट जो है वो सीरम से परफॉर्म नहीं किया जाता है। अब आप बताओ क्यों, मैं बताता हूँ। नीचे पहले 3 ऑप्शन देख लेता है, फिर ऊपर वाला भी करेंगे, तब तक आप कमेंट कीजिए। ऑप्शन में बी दिया गया टोटल कोलेस्ट्रॉल, यानी कि टोटल लिपिड की अगर डिटर्मिनेशन करनी है तो उसके लिए तो हम लोग सीरम सैंपल ही लेते हैं। ये किसी से किया जाता है, सीरम से ही किया जाता है, क्योंकि क्लॉटेड ब्लड आप लेते हैं, जिसमें कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके बाद उसको सर्टिफाइड करते हैं तो सीरम से डिटरमाइन हो जाता है। एज वेल आयरन भी जो है वो सीरम से ही करते हैं, सीरम आयरन को किया जाता है, और विटामिन B12 भी जो है वो भी आपको सीरम से करते हैं, उसमें विटामिन। अब आते हैं ऑप्शन ए। क्लॉटिंग फैक्टर को ऐसे तो मेजर करने के लिए स्पेशली हम लोग अलग से होल ब्लड लेते हैं। होल ब्लड मतलब विदाउट क्लॉटेड ब्लड, जिसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स हो। अगर आपको स्पेसिफिक केवल क्लॉटिंग फैक्टर की मेजरमेंट करनी है तो आप जो है वो देखिए कि आपको कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर मेजर करना है। 0.72 हमारे ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 6 नंबर अपसेट क्लॉटिंग फैक्टर। 0.72 बोला है। तो उनको मेजर करने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेते हैं। अब स्पेशली आप EDT एंटीकोगुलेटेड भी ले सकते हैं, अगर कोई स्पेशल 2, 1 या अनदर कोई एंटीकोगुलेंट आपको अनदर फैक्टर अगर डिटरमाइन करना है तो ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर को डिटरमाइन करने के लिए जो हम लोग रूटीन टेस्ट करते हैं हमारे अपने लेबोरेटरी में, वो करते हैं हम लोग PT टेस्ट करते हैं और APT टेस्ट। PT टेस्ट का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और APT टेस्ट का मतलब होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिक टाइम। अभी पढ़ाऊंगा क्लॉटिंग मैकेनिज्म, तो उन दोनों में बताऊंगा कि PT टाइम जो है वो किस फैक्टर को, किस पाथवे को डिटरमाइन करता है, और APT किस पाथवे, और इनमें कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर आते हैं। लेकिन रूटीन टेस्ट नहीं परफॉर्म करेगा, और इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम लोग एंटीकोगुलेटेड
सैंपल लेते हैं। और कौन सा एंटीकोगुलेंट इसके लिए यूज़ किया जाता है सर? इसके लिए यूज़ किया जाता है ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ किया जाता है। कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं? ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ किए जाते हैं और उसका रेशियो होता है 1:9 रेशियो होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझना है। अब एंटीकोगुलेटेड सैंपल क्यों लिए, क्लोटेड सीरम सैंपल क्यों लिए? यदि आप सीरम से टेस्ट करते क्लोटिंग फैक्टर का तो सीरम प्रिपेयर करने में ब्लड क्लोट हो जाता है और उसमें जो फाइब्रिनोजन है, क्लोटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट कौन सा सर? फाइब्रिनोजन। ये जो है ब्लड के क्लॉट होने के बाद जो है फाइब्रिन थ्रेट में बदल जाता है। ये कौन सा है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट है, फाइब्रिन थ्रेट में बदल जाता है। तो यानी कि अगर हम लोग सीरम प्रिपेयर करते हैं तो उस समय ये फाइब्रिनोजन यूटिलाइज हो जाता है। फाइब्रिनोजन यूटिलाइज होगा तभी तो क्लॉट बनेगा ब्लड का, तब सीरम प्रिपेयर होगा। तो यदि फाइब्रिनोजन यूटिलाइज हो जाएगा तो फिर हम लोग डिटरमाइन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर करेंगे, फिर तो आगे के क्लॉटिंग फैक्टर हमें यूजेबल रहेंगे ही नहीं। तो क्योंकि सीरम में जो है क्लॉटिंग फैक्टर ये यूटिलाइज हो जाएगा, इसीलिए अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिटर्मिनेशन करनी होगी तो सीरम ना लेकर के हमें क्या लेना होगा सर? हमें प्लाज्मा लेना होगा। क्या लेना होगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में भी स्पेशली कौन सा लेना होगा? ट्राइसोडियम सिट्रेट लेना होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात आपको? इसीलिए जो है क्लॉटिंग फैक्टर को डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लोग सीरम सैंपल नहीं लेंगे। आपने किया था क्या? मैं देख लूँ आपके क्वेश्चन ऑप्शन आंसर क्या आपने क्या किया? बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट इन सीरम। सारे क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट नहीं होता है बच्चे, ये फाइब्रिन थ्रेड बन गया इसलिए आपको स्पेशली लिखना होगा इस प्रकार से। ये भी सब तीनों निष्कर्ष पे तो हो जाएंगे, लेकिन चार जो बताओ उनका चार्ज कितना? चलिए जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है बीच, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा लॉजिकल है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन दिया गया बीच